गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम लाइट का नेक्स्ट फिनोमेना पढ़ेंगे। ओके, प्रकाश की अगली घटना हम देखते हैं कौन सी होगी। वो क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। ओके, तो नेक्स्ट फिनोमेना जो है लाइट का वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, तो देखिए परावर्तन है यहाँ पर। प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ लिया था पहले ही। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या था? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के अंतरा पृष्ठ पर टकराती है, या हम कहीं कोई चिकने पृष्ठ पर टकराती है, तो वह पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करती है। तो इसको हम क्या बोलते थे? प्रकाश का परावर्तन बोल रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल रहे थे। ओके, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है ना, मतलब पूर्णतः परावर्तन है। ओके, तो इस ब्रह्मांड में, इस नेचर में जितनी भी वस्तुएं होती है, उन सभी वस्तुओं से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। और उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना पर गिरता है, तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। लेकिन जो पारदर्शी माध्यम होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, उनसे भी प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, बट आंशिक रूप से परावर्तन होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर किसी टैंक में अगर पानी भरा हुआ है, तो हम उस टैंक को अगर ऊपर से देखें तो हमें उस टैंक का बॉटम नजर आता है। तो बॉटम दिखना क्या है? प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है। लेकिन हमें उस वाटर की सरफेस, ऊपर वाली जो सरफेस है, वो भी तो सीन होती है, वो भी तो दिखती कि नहीं दिखती। तो ऊपर वाली जो सरफेस दिख रही है वो है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें ऊपर वाली सतह दिख रही है। तो कहने का मतलब पारदर्शी जो माध्यम होते हैं, उनसे भी प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। अपवर्तन तो होता ही होता है, लेकिन उससे आंशिक रूप से क्या होता है? परावर्तन भी होता है। जैसे हम ग्लास की बात करें, कहीं मान लो कोई खिड़की में ग्लास लगा हुआ है, तो हम उस खिड़की के आर पार भी देख सकते हैं ग्लास से, और हमें वो ग्लास भी नजर आता है। ग्लास का दिखना क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, कि उस ग्लास से लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज की रेटिना तक पहुंच रही है, इसलिए वो ग्लास दिख रहा है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं उस ग्लास के, तो वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अपवर्तन से संबंधित है। इसका मतलब इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं, सभी से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। बट अगर हम एयर की बात करें तो एयर के मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इससे केवल लाइट का क्या अपवर्तन ही होता है, परावर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर परावर्तन देखने को मिलता है तो हमें जो एयर के जो पार्टिकल है वो भी नजर आते। ओके, लेकिन इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिससे प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन हो सके। पूर्णतः परावर्तन का मतलब ये होता है कि जो आपतित प्रकाश किरण है और जो उससे परावर्तित प्रकाश किरण होगी, उन दोनों की तीव्रता, चमक या इंटेंसिटी बोलते हैं, वो क्या इक्वल नहीं होगी। ओके, अगर किसी भी सतह पर अगर प्रकाश आपतित होगा तो परावर्तित प्रकाश वो उतनी ही तीव्रता का, उतनी ही इंटेंसिटी का, उतनी ही चमक का प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब जो आपतित प्रकाश की कुछ इंटेंसिटी है, कुछ जो तीव्रता है, वो उस सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो हमने प्रकाश का जो परावर्तन है उसके लिए हमने एक डिवाइस, एक उपकरण लिया था, समतल दर्पण, या कोई सा भी दर्पण हो सकता है, उत्तल अवतल कोई सा भी दर्पण हो सकता है। तो दर्पण से हमने प्रकाश का परावर्तन किया था, और दर्पण बनाने के लिए हमने दर्पण के पीछे रजत पॉलिश की थी। रजत पॉलिश क्यों की थी? क्योंकि रजत द्वारा प्रकाश का जो परावर्तन है वो अधिकतम होता है, लगभग 96% प्रकाश को वो परावर्तित कर देता है, केवल 4% को वो अवशोषित करता है। इसका मतलब दर्पण की सहायता से भी हम प्रकाश का
पूर्णतः परावर्तन नहीं कर सकते। इसका मतलब जो आपतित किरण की जो तीव्रता, चमक या इंटेंसिटी है उतनी परावर्तित की नहीं मिल पाती है। तो दर्पण से भी हमें पूर्णतः परावर्तन नहीं मिलता। हाँ, अप्रोक्सीमेटली हम पूर्णतः मानते हैं, लेकिन 4% तो क्या हुआ, अवशोषित हो गया ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पूर्णतः परावर्तन होगा। यहाँ पर जितनी तीव्रता का प्रकाश आपतित होगा उतनी तीव्रता का प्रकाश, उतनी ही इंटेंसिटी का प्रकाश है वो परावर्तित होगा। ओके, तो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होगा वो किसी समतल दर्पण से नहीं होगा। यहाँ पर हम दो पारदर्शी माध्यमों का ही युग्म लेंगे। क्या लेंगे, दो पारदर्शी माध्यमों का युग्म लेंगे। तो इसको समझना पूर्ण आंतरिक परावर्तन को अच्छे से। ओके, जैसे हमने दो माध्यम ले लिए, हमने ऐसे दो माध्यम ले लिए। ये हमारे पास, हमने इसको क्या मान लिया, ये हमारे पास सघन माध्यम है। हमारे पास दो पारदर्शी माध्यम होंगे। उन पारदर्शी माध्यमों में से एक माध्यम अपना सघन होता है और एक क्या होता है, अपना रेरर होता है। ये हमारे पास सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। बोले तो ये डेंसर मीडियम है। ओके, ये दूसरे वाला जो माध्यम है वो क्या है, आपका विरल माध्यम है। बोले तो ये रेरर मीडियम है। ओके, हम कोई प्रकाश किरण है, जैसे कोई वस्तु ले ली हमने, यहाँ पर कोई वस्तु है O। इस वस्तु O से हमें कोई प्रकाश किरण भेजनी है। हमने प्रकाश किरण को ऐसे भेज दिया। ओके, ये प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। तो इसके लिए हम अभिलंब खींच देते हैं। ये हमने इसके लिए अभिलंब खींच दिया। आपतित किरण वो अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है। इस कोण को हमने बोल दिया I1 कोण बोल दिया, आपतन कोण I1। इसका एक्चुअल पथ देखें तो इसका एक्चुअल पथ ये होगा। ओके, तो ये सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब के पास आ गए। टुवर्ड्स टू द नॉर्मल की अवे फॉर द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसे अवे हो गई। ओके, हमें पता है कि लाइट रे वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी, तब क्या होगी, ये रिफ्रैक्ट होगी, अपवर्तित होगी। यहाँ पर ये सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। ये अपवर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है, उसको हम अपवर्तन कोण या रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं, R1 बोल दिया। ओके, ये तो अपवर्तित है, लेकिन इससे कुछ पार्शियली क्या होगी, एक परावर्तित भी प्रकाश किरण प्राप्त होगी। ठीक है ना। ये जो सरफेस है इस इंसिडेंट लाइट का पार्शियली क्या करता है, परावर्तन करता है, रिफ्लेक्शन करता है, और पार्शियली क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है, अपवर्तन करता है। ठीक है ना। तो हमारा एम क्या, देखो ये जो लाइट रे है वो पूर्णतः टोटली क्या रिफ्लेक्ट नहीं हुई, थोड़ा सा पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हुआ, ज्यादातर पार्ट उसका क्या हो गया, रिफ्रैक्ट ही हो गया। तो हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है इसको भी हमें क्या कर दे, रिफ्लेक्टेड कर दे। बोले ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है इसको भी हमें परावर्तित करना है। परावर्तित करने का मतलब ये है कि अगर हम इस लाइट रे को अगर इस मीडियम में ले आए तो वो पूर्णतः क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ओके, तो कैसे होगी, तो देखो हम इस परावर्तित किरण को तो हटा देते हैं क्योंकि ये तो परावर्तित हो रही है। हमारा एम क्या है, ये जो अपवर्तित किरण है इसको इस मीडियम में, इस माध्यम में लेके आना है। देखो कैसे आएगी, हम देखो इस वस्तु से दूसरी प्रकाश किरण डाल लेते हैं ऐसे। ओके, यहाँ पर हम अभिलंब खींचे तो ये इसके लिए अभिलंब आ गया। ओके, ये कोण आपतन कोण हो गया, मान लो I2 हो गया। ओके, इसके ये जो प्रकाश किरण है इसका एक्चुअल पथ देखें तो ये इसका एक्चुअल पथ हो गया। अभिलंब के पास आएगी, दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ये जो कोण हो गया, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बना रही है, इसको हमने R2 मान लिया। अब यहाँ से देखा जाए तो आपतन कोण यहाँ पर पहले क्या था, I1 था, अब ये I2 हो गया। आपतन कोण का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, I2 है वो I1 से बड़ा है कि नहीं है। हम यहाँ से यही कर रहे हैं, हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं।
आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल का वैल्यू जो है वो हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इंसिडेंस एंगल की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ पर देखो ये जो एंगल है, देखो ये R2 इज ग्रेटर देन R1 है, इसका मतलब इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करेंगे तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये अपवर्तन कोण भी इंक्रीज हो रहा है। और अपवर्तन कोण इंक्रीज हो रहा है तो देखो ये लाइट रे है, पहले ऐसे थी, नीचे आ रही है कि नहीं आ रही, अरे फील हो रहा, आ रही है ना, आ रही है। अब देखो हमें और इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज कर देते हैं, इंसिडेंट एंगल को हमने और इंक्रीज कर दिया। देखो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो एंगल है इसको हमने इंसिडेंट एंगल को I3 मान लिया, और I3 है वो I2 से ज्यादा है। मान लिया कि ये जो इंसिडेंट एंगल, हम इसको स्पेसिफिक इंसिडेंट एंगल बोल देते हैं थीटा सी। क्या बोल दिया, थीटा सी। ओके, इसका एक्चुअल पथ ये है। ओके और नॉट ओके। अगेन ये क्या होगी, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के पास आएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। मान लो इस एंगल पर ये जो लाइट रे है वो इस जो ये इंटरफेस है, दो माध्यमों को पृथक करने वाली ये जो सतह है इसके अनुदिश होगी और नीचे आ गई। इस कंडीशन में देखो ये तो रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, इसके साथ कितना एंगल बन रहा है, R जो कोण बनेगा, R2 है, इसको R3 ले लिया, R3 जो होगा यहाँ से कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो प्रकाश किरण है यहाँ पर देखो आपतन कोण के मान को बढ़ाते जा रहे हैं, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अपवर्तित प्रकाश किरण है वो नीचे आती जा रही है। अब ये सतह के अनुदिश होगी, इसका मतलब अब हम आपतन कोण का मान है वो इस कोण से ज्यादा लेंगे तब ये और भी नीचे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो अगली कंडीशन देखो, ये हमने चौथी लाइट रे ले ली। ओके, ये हमने चौथी लाइट रे ले ली, ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये अपना डेंसर मीडियम था, ये डेंसर है और ये रेयर है। ओके और नॉट ओके। अब देखिए इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करें तो इसके लिए नॉर्मल ये आ गया। अब ये जो एंगल होगा इसको हमने I4 मान लिया। I4, I3 की वैल्यू तो थीटा सी के बराबर है, तो I4 है वो I3 से ज्यादा नहीं है क्या, इसका मतलब I4 की वैल्यू है वो थीटा सी से क्या होगी, ग्रेटर होगी। अब ये थीटा सी से ग्रेटर है, थीटा सी पर तो इसके अलोंग है, लेकिन अगर थीटा सी से ज्यादा लेंगे तो ये और भी नीचे आ जाएगी। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ऐसी आ गई। इस कंडीशन में R एंगल ये होगा, ये हो जाएगा R4। ओके और नॉट होगी, ओके और नॉट होगी। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। तो हमारा एम यही है कि इस रिफ्रैक्टेड लाइट रे को भी हम देखो यहाँ पर नीचे आती जा रही है, जैसे जैसे हम इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करेंगे ये रिफ्रैक्टेड एंगल भी इंक्रीज होता जाएगा। अपनी रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो इस सरफेस की ओर आती जाएगी और एक पर्टिकुलर एंगल पर, पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पर ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो इस सरफेस के अलोंग हो जाती है। और जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन, ये थीटा सी है, ग्रेटर देन थीटा सी होगा, उस कंडीशन में अपनी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो रिफ्लेक्टेड हो गई, टोटली रिफ्लेक्ट हो गई। तो पार्शियली तो रिफ्लेक्ट हो रही थी, अब ये रिफ्रेक्टेड रे को भी या अपवर्तित किरण को भी हमने क्या कर दिया है, रिफ्लेक्ट कर दिया है, परावर्तित कर दिया। इसका मतलब टोटल ये जो जितनी लाइट रे आ रही है सारी की सारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर इंटेंसिटी में लॉस नहीं होगा, जितनी इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की होगी उतनी ही इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड लाइट की होगी, जितनी तीव्रता आपतित किरण की होगी उतनी तीव्रता परावर्तित किरण की होगी। ओके, तो इसीलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स बोलते हैं, मतलब टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो सरफेस है इस लाइट रे के किसी भी पार्ट को अब्जॉर्ब नहीं करता, बिल्कुल भी अब्जॉर्प्शन नहीं करता है, टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके और नॉट ओके। ओके, तो सुनिए यहां से देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे, इसी से देखेंगे। देखिए यहां से देखो, जब प्रकाश किरण वो सघन माध्यम से चलकर व्हीलर माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये हमें पता ही है, कहां से कहा जा रही है, सघन से विरल चलती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ओके, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश किरण सघन से विरल चले, विरल से सघन नहीं जाएगी, क्योंकि विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के पास आती है और अभिलंब के
पास अगर आएगी तो ये दूसरी वाली मीडियम में नहीं जा सकेगी। ओके, तो हमारी जो लाइट रे है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपवर्तित प्रकाश किरण वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आगे चलिए, जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। ओके, और एक विशेष आपतन कोण पर देखो, एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तित किरण जो है वो पृथककारी पृष्ठ के अनुदिश हो जाती है, या हम कहें अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ओके, ये आपका इस विशेष कोण को हम क्रांति कोण बोलते हैं। अब अगली वाली देखो, फोर्थ डायग्राम में देखो, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, इसको क्रांतिक कोण बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, सी स्टैंड फॉर द क्रिटिकल। ओके, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तब जो प्रकाश किरण है वो क्या हो जाएगी, पूर्णतः सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, पूर्णतः सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ओके और नॉट ओके? ओके, अब दोबारा देखो, when the light ray travel from denser to rarer medium, then refracted light ray bends away from the normal. If the angle of incidence is increases, then the angle of the refraction is also increases at a particular incidence angle that is called the critical angle. Okay, at a particular incidence angle that is called critical angle, refracted light ray becomes along the interface of the two medium, और रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन एंगल या रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90 डिग्री। ओके, आगे देखिए, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन द इट या दिस लाइट रे इज टोटली रिफ्लेक्ट बैक इन ए डेंसर मीडियम। ओके और नोट ओके, इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखना, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, इसकी डेफिनेशन बहुत बार आ चुकी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ओके, तो इस डायग्राम से हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, सघन से विरल। कहां से कहां जानी चाहिए, सघन से विरल। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम के पृथककारी पृष्ठ पर किस कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह सघन माध्यम में पूर्णतः क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो इसमें दो चीजें मुख्य, क्या ये दो डेफिनेशन में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है क्या, एक तो प्रकाश किरण सघन से विरल जा रही है, दूसरी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा। ओके, अब दोबारा सुनो, व्हेन द लाइट रे travel from the denser to rarer medium and incident at interface at a angle greater than the critical angle, then it totally reflect back in a denser medium. This phenomena of the light is called the टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ओके, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो लाइट रे कहां से कहां, लाइट रे वो डेंसर टू रेयर में जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ओके, व्हेन द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम एट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन इट totally reflect back in a denser medium. This phenomena of the light is called the total internal reflection of the light. Okay or not okay? ये डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई, हुई ना। अब देखो, नेसेसरी कंडीशन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, इसके लिए हमें दो नेसेसरी कंडीशन चाहिए। अगर ये दो नेसेसरी कंडीशन होगी तभी लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये दो नेसेसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर में आनी चाहिए, तभी ये ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आती हुई फर्स्ट वाली वीडियो में होगी। अगर मान लो ये रेयर टू डेंसर जाएगी तो ये टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, ये टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आएगी तो ये नीचे वाली साइड में नहीं आ पाएगी। तो लाइट रे शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी देखो लाइट क्या है, डेंसर टू रेयर जा रही है, बट
टोटली रिफ्लेक्ट हुई क्या? नहीं हुई। जब तक ये एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं होगा तब तक ये टोटली रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ये दो अगर कंडीशन एक साथ जब होंगी तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ओके, इफ दीज टू बोथ कंडीशन आर अप्लाई at a time then total internal reflection of the light is occurs। ओके, अगर इनमें से एक भी कंडीशन अगर ओबेड नहीं हो रही है तब लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके और नोट होगे? ओके, अब देखिए हम एक डेफिनेशन और आई है हमारे पास यहाँ पर, क्रिटिकल एंगल। जिसको हम थीटा सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थीटा सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थीटा सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके और नोट ओके? ओके, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? हम इस वाले डायग्राम से क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन देखेंगे। देखो, ये जो इंसिडेंस एंगल है वही तो क्रिटिकल एंगल है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होता है तब रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या होगी? अलोंग टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम हो गई। तो इसी से इसको डिफाइन करेंगे। ओके और नोट हो गए? देखिए, व्हेन द लाइट रे is travel from denser to rarer medium and incidence on the interface at a specific angle. Okay, incident on the interface at a specific angle, then refracted light ray becomes along the interface of the two medium or refracted angle becomes 90 degree. This specific incidence angle is called the critical angle. Okay, okay, दोबारा सुनो। When the light ray is travel from denser to rarer medium and incident on the interface of the two medium at a specific angle, then refracted ray becomes along the interface of the two medium or refracted angle becomes 90 degree. This स्पेसिफिक एंगल इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। ओके, अब देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, या हम कहें जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम के पृथककारी पृष्ठ पर किसी विशेष आपतन कोण पर आपतित होती है तो अपवर्तित प्रकाश किरण पृथककारी पृष्ठ के अनुदिश हो जाती है, या अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री हो जाता है। इस विशेष आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। जब प्रकाश किरण इस क्रांतिक कोण पर आपतित होगी तब हमें देखिए जो अपवर्तन कोण है या जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री मिल रहा है, या अपवर्तित किरण है वो इस इंटरफेस या पृथककारी पृष्ठ के अनुदिश हो रही है। ओके, तो इससे हम इसकी क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण की परिभाषा दे सकते हैं। क्रांतिक कोण बोलते हैं इसको, क्रांतिक कोण। और नोट होगी? ओके, अब देखिए, ये समझ में आ गया सबके? आ गया ना? अब देखिए, रिलेशन बिटवीन refractive index of denser medium, इसको हमने n बोल दिया, एंड क्रिटिकल एंगल थीटा सी, इन दोनों में हम रिलेशन निकालेंगे। ओके, सघन माध्यम के अपवर्तनांक जिसको हमने n बोल दिया और क्रांतिक कोण थीटा सी, इन दोनों में हमें एक संबंध निकालना है। संबंध बोले तो इन दोनों में एक सूत्र निकालना है, ठीक है ना? तो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रांतिक कोण वाली कंडीशन अगर ले लें तो देखिए, हमें पता है कि जब प्रकाश किरण है वो ये सघन माध्यम है, डेंसर है, ये रेरर है,
विरल माध्यम है। ओके, जब हमें पता है कि आपतन कोण का मान है वो थीटा सी के बराबर होता है, तब अपवर्तित किरण है वो इस पृथककारी पृष्ठ के अनुदिश हो जाती है। आपतन कोण जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल होता है, देन ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो अलोंग टू दिस क्या हो जाती है, इंटरफेस हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो एंगल आर बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या ले लिया, एन ले लिया। क्या लिया है, एन। और ये रेयर मीडियम हमने एयर मान ली। क्या मान ली, एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम लगाने पर ओके, स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम का ये फॉर्म भी हमने पढ़ा था, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ये फॉर्म भी हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। अब देखिए इस स्नेल्स लॉ को हम मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, परिवर्तित करेंगे। देखो आई एंगल है, आई एंगल वो किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बन रहा है, आई जो एंगल है वो एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बन रहा है, तो n1 की जगह क्या गया, एन आ गया। और आर जो एंगल है वो कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन ए में बन रहा है। क्या बन रहा है, एन ए में। सिंस हमें पता है कि एन ए इक्वल टू क्या होता है, नील इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन साइन आई इज इक्वल टू साइन ए आर। एन ए की वैल्यू 1 आ गई। हो गए और नोट हो गए, हो गए और नोट हो गए। ओके, अब देखिए यहां से देखिए ये हम क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन लगाएंगे। देखो एट क्रिटिकल एंगल जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो, देन क्या होगा, देन हमें पता है कि आर बराबर कितना होगा, बताइए, 90 डिग्री है ना। आई की वैल्यू थीटा सी के बराबर है, तो आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो। एन साइन आई, आई की जगह क्या रख दिया, थीटा सी रख दिया, इक्वल टू सॉरी एन साइन थीटा सी, एन साइन आई की जगह थीटा सी लिख दिया, इज इक्वल टू साइन आर की जगह रख दिया 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा सी इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा सी इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। हो गए और नोट हो गए, हो गए और नोट हो गए। ओके, अगर मान लो हमारे पास दूसरे वाला मीडियम है, वो अगर मान लो एयर नहीं हो, तो ये फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन टू 1। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ओके, यहाँ पर ये डेंसर होगा और ये क्या होगा, रेयर होगा। ओके, अगर हम इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा n21 बराबर 1 अपॉन साइन थीटा सी, और 1 अपॉन साइन थीटा सी को हम ये क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कोसेक होता है ना, कोसेक थीटा सी आ गया, तो ये रिलेशन आ गया। ये समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, आया ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अपना हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फिनोमिना है which are related to the total internal reflection of light। ओके, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, ठीक है ना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, कुछ कृत्रिम घटनाएं हैं, ठीक है ना, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।